अभी चाइना की रियल एस्टेट मार्केट का कुछ ऐसा हाल है, बहुत से रियल एस्टेट डेवलपर्स बर्बाद हो गए हैं और कोई घर खरीद ही नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बिल्डिंग्स को ब्लास्ट करवाना पड़ रहा है। उनके रियल एस्टेट सेक्टर का इतना बुरा हाल है कि वहाँ बार्टर सिस्टम तक चल पड़ा है, यानी कि वहाँ पर कई बिल्डर्स ने अदरक लेके घर बेच दिए, कई ने तरबूज लिए और कई लोगों ने पीचेस लिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर इतना खराब है कि एक रियल एस्टेट कंपनी ने 30 घर बेच दिए, 8,60,000 किलो अदरक ले ली। कोविड से पहले तो बहुत से लोगों का मानना था कि चाइना की इकोनॉमी 2035 के करीब यूएस को ओवरटेक कर देगी और इंडिया इन दोनों से काफी पीछे रहेगा। लेकिन अगर अभी का डेटा देखें तो नंबर कुछ और कह रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2023 में एशियन इकोनॉमीज में इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी और हमारी जीडीपी ऑन एन एवरेज 7% से ग्रो करेगी। अगर स्पेसिफिकली लास्ट क्वार्टर की बात करें तो इंडिया की जीडीपी 13.5% से इंक्रीज हुई है, जबकि चाइना की 0.4% से और यूएस की इकोनॉमी 0.6% से डिक्लाइन की है। तो अब ये सवाल आ रहा है कि चाइना में ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से उनके नंबर्स एकदम चेंज हो गए हैं। तो इसके कई रीजन हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन है रियल एस्टेट क्राइसिस। ओके, तो चाइना की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो चाइना की जीडीपी का ऑलमोस्ट 30% पार्ट है, यानी अगर रियल एस्टेट सेक्टर चाइना में डूबता है तो उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि इनकी रियल एस्टेट को हुआ क्या है, और इसका आंसर है उधार यानी डेट। चाइना में जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज डेवलपर्स हैं जैसे कि एवरग्रीन एक्सेट्रा, जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले लिया और फिर उन प्रोजेक्ट्स को अब वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली देखो, वहाँ होता यह है कि इंडिया की तरह अगर हमें कोई फ्लैट लेना है तो बिल्डिंग बनने से पहले ही हम बिल्डर को पैसे देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर बिल्डिंग में पिलर्स डल गए तो हम उन्हें 10 लाख रुपए दे देंगे, रूफ डल गई तो 10 लाख और दे देंगे एक्सेट्रा, और इन्हीं पैसों को यूज करके बिल्डर्स अपार्टमेंट बनाते हैं। लेकिन चाइना में हुआ ये कि पिछले साल एवरग्रांड नाम की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने जल्दी एक्सपैंड करने के चक्कर में उसने जरूरत से ज्यादा ही प्रोजेक्ट्स खोल दिए, जैसे कि वाटर बॉटलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन की सॉकर टीम्स खरीद ली। अब पहले तो चाइनीज गवर्नमेंट इन बिल्डर्स को बिल्डिंग बनाने के लिए कम रेट पर लोन दे रही थी, लेकिन फिर बाद में ये लोन परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई, जिसकी वजह से ये बिल्डर्स पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाए। अब लोगों को उनके घर नहीं मिल रहे थे, तो उन्हें देख के बाकी लोगों को लगा कि अगर ये बड़ा बिल्डर ही घर नहीं दे पा रहा है तो छोटे बिल्डर्स भी ऐसा काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोन बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया, यानी आम लोग जो लोन लेकर घर बनाते थे उन्होंने कहा कि हम लोन की किश्त नहीं देंगे, और ये बायकॉट वाला सिस्टम काफी जगह फैलने लगा। लेकिन चाइना ने इससे रेगुलेटेड जितनी भी न्यूज थी उसे बैन कर दिया, क्योंकि अगर ये बॉयकॉट ट्रेंड चाइना में और फैलता है तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगी। और इसी वजह से हमें ऐसी न्यूज भी सुनने को मिल रही है कि जिन बिल्डर्स को बहुत लॉस हुआ है उन्होंने अदरक और तरबूज लेके भी घर बेचे हैं। चाइना में नेक्स्ट जो क्राइसिस है वो हुआ बैंकिंग क्राइसिस। अब बैंकिंग से रिलेटेड चाइना में ये चल रहा है कि काफी बैंक्स ने डिपॉजिटर के पैसे फ्रीज कर दिए हैं, यानी वो उन्हें उनके खुद के पैसे निकालने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ येस बैंक के साथ हुआ था। एक्चुअली चाइना में हेनन जो प्रोविंस है, जहां पर 4 ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने मना कर दिया है कि वो डिपॉजिटर्स को उनके पैसे निकालने नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने इंटरनल सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये फ्रॉड का केस निकला। जब प्रोटेस्टर्स सेंट्रल बैंक के पास प्रोटेस्ट करने आए तो उन पर अटैक्स किए गए ताकि कोई प्रोटेस्ट ना करे। इतना ही नहीं, चाइना में एक एप्लीकेशन है जो लोगों को ट्रैवल करते हुए दिखानी पड़ती है। अगर उसमें ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब है कि उस इंसान को कोविड नहीं है और वो ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अगर उसमें रेड कलर आता है तो इसका मतलब है कि उसे कोविड है और वो कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकता। अब हुआ ये कि जो डिपॉजिटर्स प्रोटेस्ट के लिए हेनन प्रोविंस जा रहे थे उनमें से कई लोगों की एप्लीकेशन में रेड कलर आ गया, जिसकी वजह से वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। I mean, वाह चाइना। बाद में चाइना के बैंकिंग रेगुलेटर्स ने ये ऑर्डर निकाले कि जिन लोगों का 50,000 युआन तक बैंक में पैसे डिपॉजिटेड हैं वो पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वहां पर लोगों की न्यूज देखें तो वो अभी भी अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में नॉन फिक्शनल बुक समरीज जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ हैबिट, साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरीज पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है और 1 साल की सब्सक्रिप्शन और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसकी वैल्यू 18,847 रुपीज है वो सिर्फ हम 399 रुपीज में खरीद सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन को किसी अपने फ्रेंड के साथ रेफर भी कर सकते हो, और जब वो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए आपको 20% कमीशन भी मिलेगी। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। नेक्स्ट डिजास्टर जो चाइना के साथ हुआ वो था रेलवे क्राइसिस। 2009 में चाइना के पास सिर्फ 968 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेलवे लाइन थी, यानी वो लाइंस जहां पर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सकती है। अभी चाइना की इस ट्रैक की लेंथ 968 किलोमीटर से इंक्रीज होके 38,000 किलोमीटर हो चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब हमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि वाव, ये एक इंप्रेसिव फीट है, लेकिन इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो ये कि रेलवे लाइन बनाने के लिए जो बीच में
में बिल्डिंग्स आएंगी और लोगों के घर आएंगे तो वो भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में जब हम लोगों ने मुंबई से अहमदाबाद को हाई स्पीड रेलवे लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की थी तो हमारा प्लान तो 5 साल और डिले हो गया, क्योंकि हम लैंड को एक्वायर ही नहीं कर पाए जो हमें रेलवे लाइन बनाने के लिए चाहिए थी। और दूसरा सवाल ये है कि चाइना टेक्नोलॉजी कहां से लेके आए। ओके, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि चाइना जब रोड्स बनाते हैं तो वो लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करता। अगर वहां के लोग बीच में से अपना घर हटाने के लिए नहीं मानेंगे, वो उसके अराउंड रेलवे ट्रैक्स बना देंगे और तब तो आपको अपना घर हटाना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है कि चाइना की रेल टेक्नोलॉजी का, तो जो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी है, यानी ट्रेन थोड़ी सी जमीन के ऊपर हवा में रहेगी जिससे ज्यादा स्पीड अचीव की जा सकती है, और ये टेक्नोलॉजी चाइना ने जर्मनी से ली है। अब जर्मनी ने इन्हें रेलवे ट्रैक दिया अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, लेकिन इसे बनाया कैसे है, यानी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दी। अब ऑब्वियसली इसके लिए जर्मनी ने एक अच्छी खासी कीमत चाइना से ली। अब ये सब कुछ सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो चाइना की एक बड़ी विन लग रही है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई। देखो, अब हुआ ये कि जब चाइना ने इस हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को बड़ी सिटीज के बीच में चलाया, जैसे कि बीजिंग और शंघाई, तो बहुत से लोगों ने इसमें ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया और जिसकी वजह से ये लाइन प्रॉफिटेबल बन गई। लेकिन चाइनीज रेलवेज ने थोड़ी जल्दी करी और उन्हें लगा कि बाकी सिटीज में भी लाइन बिछा देनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने बाकी जगह भी रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया। अब बाकी एरियाज के लोग उतने अमीर नहीं हैं और इन हाई स्पीड रेलवे का टिकट प्राइस भी ज्यादा है, इसलिए मॉडल बाकी सिटीज में नहीं चला और ऐसा एस्टिमेट है कि इसकी वजह से चाइना का डेट $1 ट्रिलियन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिजनेसेस मूविंग आउट ऑफ चाइना। एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज चाइना से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और इंडिया में अपने फोन्स मैन्युफैक्चर करवा रही है। जैसे कि रिसेंटली एप्पल ने डिसाइड किया है कि वो iPhone 14 चाइना के साथ साथ इंडिया में भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे देखें, पहले हम ये समझते हैं कि एप्पल ने चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की ही क्यों। एक्चुअली जैसे ही पहला आईफोन एप्पल ने रिलीज किया तो उसके 1 महीने के बाद ही स्टीव जॉब्स नर्वस हो गए। एक्चुअली हुआ ये था कि लॉन्च से पहले जो फोन का प्रोटोटाइप होता है वो स्टीव जॉब्स ने रखा हुआ था, वो स्टीव जॉब खुद यूज कर रहे थे टेस्ट करने के लिए। तो जब कुछ हफ्तों तक उन्होंने उस आईफोन को टेस्ट किया, उन्होंने एक दिन अपनी कोर टीम को ऑफिस में बुलाया और गुस्से से अपने आईफोन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, ये क्या है, इसकी स्क्रीन में इतने स्क्रैचेस कहां से आए। जब उनके मैनेजर्स ने कहा कि ये तो आपने फोन के साथ चाबी वगैरह रखी थी, तो उस पर स्टीव जॉब और गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि लोग फोन के साथ बाकी सामान भी पॉकेट में जरूर रखेंगे, लेकिन इसमें स्क्रैचेस क्यों आए हैं। इस पर स्टीव जॉब ने कहा कि अभी के अभी नए आईफोन्स की प्रोडक्शन रोको और जल्दी से इसमें स्क्रैचलेस ग्लास लगाओ। एप्पल की मैनेजमेंट को पता था कि इतनी जल्दी इतने सारे आईफोन्स पर ग्लास लगाना और ग्लासेस को काटना ये कोई अमेरिकन कंपनी नहीं कर सकती। उन्हें पता था ये सिर्फ चाइना में पॉसिबल है। तो एप्पल की मैनेजमेंट चाइना में चली गई और उन्होंने कंपनी के लिए बिडिंग स्टार्ट कर दी कि कौन सी चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए ग्लास काटने का। चाइनीज गवर्नमेंट जानती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा होगा चाइना के लिए, और इसीलिए उन्होंने अपनी सब्सिडरी ऑफर कर दी, जिसकी वजह से कई चाइनीज कंपनी ने एप्पल के लिए ग्लास कटिंग का काम स्टार्ट कर दिया, जबकि उन्हें अभी तक एप्पल से कॉन्ट्रैक्ट मिला भी नहीं था। और 3 महीने के अंदर चाइना ने 10 लाख आईफोन के लिए ग्लास कटिंग करी और उसके बाद अगले 4 साल में उन्होंने 20 करोड़ फोन्स के लिए ग्लास कटिंग करी। एनीवेज, अभी सिचुएशन है कि एप्पल चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और वो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, स्पेशली कोविड के बाद। और साथ में उन्हें ये भी पता है कि नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में गलत टाइम पर विजिट किया, जिसकी वजह से यूएस और चाइना के रिलेशनशिप्स और खराब हो गए हैं। एनीवेज, एप्पल एक कंपनी है और एक कंपनी को चाहिए प्रॉफिट, तो एप्पल ये नहीं चाहती कि उसके फोन की प्रोडक्शन में फ्यूचर में कभी भी कोई रिस्क आए, और इसलिए 2020 में इंडिया, जो कि 1.5% ग्लोबल आईफोन्स असेंबल करता था, 2022 में ये नंबर इंक्रीज होकर 5% हो गया और बहुत से एनालिस्ट का कहना है कि 2025 में ये नंबर 25% तक हो सकता है, जो कि एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए। नेक्स्ट चीज जो इंडिया को एक सुपर पावर बना सकती है वो है हमारी कंट्री की एज। इंडिया की कंट्री एज का मीडियन अभी 28.4 इयर्स है, यानी हम एक यंग नेशन है, जबकि यूएस का 38.5 और चाइना का 38.4 इयर्स है। ये यंग लोग अगर वर्क फोर्स में ऐड होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं तो हम बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इंडिया 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनेगा, जो कि एक प्रॉब्लम भी है, और अगर हम इसे ठीक से यूटिलाइज करते हैं तो ये हमारा हथियार भी बन सकता है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वर्कफोर्स यहाँ पर बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली चीप है, इसलिए हमें इसी वर्कफोर्स को यूज करके बाकी देशों की कंपनीज को प्राइस कंपटीशन देना पड़ेगा, जिसमें मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स काम आ सकते हैं। यानी बाहर की कंपनीज बाकी दुनिया के लिए इंडिया में इंडियन वर्कफोर्स को यूज करके वो प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि एप्पल कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है करप्शन। पेपर्स में तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक्चुअल में कंपनीज इंडिया में आ रही हैं तो उन्हें करप्शन का सामना करना पड़ता है।
और ये एक रीजन भी है कि टेस्ला की गीगा फैक्ट्री खोलने के लिए इलॉन मस्क ने चाइना को चुना। मैं जब कोरा में ये डिस्कशन पढ़ रहा था तो बहुत से लोगों ने लिखा था कि इंडिया को कम से कम हर साल 10% से अपनी जीडीपी को ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया की इकोनॉमी 2040 तक चाइना की इकोनॉमी को सरपास करेगी। बट एनीवेज आई ट्रूली बिलीव इन माई हार्ट कि हम ये कर सकते हैं। डिजिटली हम काफी इंप्रूव हो रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इंडिया कैसे यूएस और चाइना की इकोनॉमी को सरपास कर सकती है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।